नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और बड़ा सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ, अब ये सबसे ताकतवर जोड़ी देश की है सियासी, मोदी और अमित शाह, इन दोनों के मजे ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं, दोनों के चिढ़ा रहे हैं। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कुछ घंटे पहले चलते हैं, थोड़ा रिवर्स गियर। पूरे देश के सभी चैनल, सभी यूट्यूबर, हम हो कोई भी हो, सब चर्चा कर रहे थे योगी आदित्यनाथ राजभवन जा रहे हैं। राजभवन जाने का कार्यक्रम किसी सूत्र के हवाले से नहीं पता चला था, सरकारी कार्यक्रम बकायदे जारी हुआ। और वो कार्यक्रम कब जारी हुआ, टाइमिंग देखिए। पहले भाव को चर्चा में ले आइए कंट्रोल रूम, फिर टाइमिंग देखते हैं, क्योंकि साथ साथ टाइमिंग देखेंगे थोड़ा और मजबूती से देख पाएंगे, हम लोग साफ साफ देख पाएंगे। टाइमिंग देखिए, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे भाव। सारे कैबिनेट मंत्री थे, 30 मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। सिर्फ दो ही चेहरे नहीं थे, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य। ये मीटिंग खत्म होते ही सरकारी सूचना आती है कि शाम 6 बजे योगी आदित्यनाथ राजभवन जाएंगे, महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलेंगे। चारों तरफ कयास लगने लगी, जिस तरह से जूतम पैजार हो रहा है, सियासी जूतम पैजार, लगने लगा कोई बड़ा फैसला ले लिया है, इस्तीफा देंगे, किसी को बर्खास्त करेंगे, मंत्रिमंडल में रिसफल करेंगे, तमाम कयास लगने लगे। काफिला गया पूरा हुटर हुटर बजते हुए। हम लोग भी इंतजार कर रहे थे, राजभवन का गेट खुला, लंबा चौड़ा काफिला घुसा, अंदर गए, अंदर से फुटेज आनी शुरू हुई। तो एक किताब बार बार जाते हैं, आनंदीबेन को किताब देते हैं, शायद उनको भी कंठस्थ हो गया होगा किताब। वो किताब दे करके चले आए, दिल्ली से लखनऊ तक, और कहें तो दिल्ली से दौलताबाद तक। सब था कि कुछ बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। एक कहावत गांव में कहते हैं, पूरी नहीं कहूंगा, दर्शक समझ जाएंगे, हाथी आई हाथी आई हाथी थू। तो बस वही है, दिन भर हाथी आई हाथी आई हाथी आई, और उसके बाद शाम में कुछ नतीजा नहीं निकला। अब भाऊ, इसमें सवाल ये है कि ये जो योगी आदित्यनाथ का राजभवन जाना था, योगी आदित्यनाथ के मन में क्या है? उन्होंने तो कार्यक्रम ले लिया, उनके जो है प्रधान सचिव ने राजभवन में बोला होगा मुख्यमंत्री आएंगे, और सरकारी तौर पर सारे इसको फैला दिया गया 1-1:30 बजे के आसपास ही, मीडिया से लेकर सब जगह। न अमित शाह को मालूम क्यों जा रहे हैं, न मोदी को मालूम, न केशव को मालूम, न संगठन को मालूम, न सरकार को मालूम, सब कयास लगा रहे हैं। ये ऐसे समय में जब दिल्ली से लेके और लखनऊ तक माहौल अफरा तफरी का है, इसमें इसे चिढ़ाना ही तो कहेंगे हम लोग। तमाम बचपन के खेलों में आपने चिढ़ाना, बहुत दोस्तों को चिढ़ाते थे, ये चिढ़ाना ही तो हुआ योगी और मोदी और शाह को। और वैसे भी सुनने में आया है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इनकी क्या और इनसे ऊपर भी जो है किसी की हैसियत हो तो हटा लो हमको, इस मोड में है अब। देखिए आशीष भाई, योगी के पास अल्टरनेटिव क्या है? इस्तीफा देकर बेइज्जती होने से अच्छा देश निकाला करे या पद निकाला करे तो उसका शहादत काम आएगी। वो जानता है दिल्ली में अभी वो हिम्मत नहीं हो रही है इनको निकालने की, और उसी पॉइंट पे योगी जी खेल रहे हैं। दूसरा, एक सिस्टम, मतलब एक कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत कॉमन रूल है जीवन का, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। तो आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, राज्यपाल है। आनंदीबेन पटेल और अमित शाह, ये 36 का आंकड़ा गुजरात की राजनीति से है। आनंदीबेन पटेल की जगह अमित शाह मुख्यमंत्री बनना चाहते थे जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के आए, लेकिन मामला आनंदीबेन के हाथ में दिया, इन्हें दिल्ली लाया गया। चाहे आप गृह मंत्री बनो, देखिए गृह मंत्री बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने, रक्षा मंत्री बने, सब अपनी जगह पे, लेकिन मुख्यमंत्री का ओहदा एक अलग होता है।
छोटे राज्य का राजा बनना और बड़े के दरबार में दरबारी, ये फर्क है। तो इनकी टीस है, ये तमाम राज्यों में राज कर रहे हैं प्रॉक्सी मुख्यमंत्री के द्वारा, रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री ला लाकर, लेकिन अपने गृह राज्य में वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये बड़ा दर्द है। उसके बाद आनंदीबेन जब निकाली, मतलब आनंदीबेन को जब छोड़ना पड़ा, फिर भी इनको दिल्ली जाना नहीं, गुजरात वापस नहीं भेजा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते थे कि इनको अपने नजरों के सामने रखना है। मैंने कहा ना कि ये टोटल माफिया के हिसाब से चल रहे हैं सारी दुनिया में। मतलब अपने देश में माफिया में कभी भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता कोई। जो उसका खास राइट हैंड होता है उस पर भी वो नजर से देखता है कि कहीं मेरी कुर्सी के चक्कर में मेरा बलि नहीं ले जाए, मेरी पीठ में छुरा नहीं घोंप दे। ये ऐसे ही वर्तमान में भाजपा में चल रहा है, कोई विश्वास नहीं किसी का। और आनंदीबेन गुजरात से यूपी, मैंने राजस्थान गई, राजस्थान से मध्य प्रदेश, फिर यूपी और उत्तर प्रदेश में अब उन्होंने कोटा गाड़ के आनंदीबेन वहां बैठी है। आनंदीबेन के और योगी आदित्यनाथ के बहुत अच्छे संबंध हो गए, क्योंकि वो दोनों अमित शाह के खिलाफ है। अब आनंदीबेन गुजरात की राजनीति में आज भी बहुत वजन रखती है। हाल तक आनंदीबेन और सीआर पाटिल मिलके ही गुजरात चला रहे थे और अमित शाह गुजरात की राजनीति से बाहर थे। अब सीआर पाटिल क्योंकि कैबिनेट में आ गए हैं, तो वहां अब अध्यक्ष पद होगा, कोई अध्यक्ष लगाया जाएगा, कोई वहां मुख्यमंत्री और कैबिनेट जो है उस पर कितना वर्चस्व होगा। हालांकि सरकार तो चल रही दिल्ली से, लेकिन नाम के लिए भी जो लोग हैं वहां पे, उसमें आज भी बड़ी तादाद में आनंदीबेन है। आनंदीबेन और अमित शाह की दूरियां इतनी बढ़ गई है कि 7 नवंबर 2023 को आनंदीबेन की बेटी जो है अनार, उसके घर पे इनकम टैक्स की रेड हुई। उसकी विस्तृत जानकारी हमने एक वीडियो में दी थी। हम पहले न्यूज लॉन्चर पहला था देश में ये ब्रेक करने वाला कि आनंदीबेन की बेटी अनार के घर ही उनकी जो फार्मा कंपनी थी उस पर रेड हुई। और रेड का कारण ये था कि आपका टर्नओवर दुगना कैसा हुआ। अरे कोई कंपनी यदि प्रोडक्ट अच्छा बिकता है तो दुगना हो जाता है। आपने कभी अडानी को नहीं पूछा कि आपका प्रॉफिट कैसा दुगना हो गया, आपका टर्नओवर कैसा दुगना हो गया। आपको अनार जो उनकी बेटी है और जिनकी महत्वाकांक्षा है राजनीति में आने की, लोग सोचते थे कि शायद वो लोकसभा लड़े, और वो पूरा परिवार प्रधानमंत्री जी के बहुत नजदीकी है। तो क्या आनंदीबेन के ऊपर इनकम टैक्स रेड होने पे उनके बेटे परिवार पे क्या आनंदीबेन चुप रही होगी? नहीं। सुनने में आया कि उन्होंने भी ऊपर बात की थी प्रधानमंत्री जी से। सुनने में आया है कि क्या करें, कि ये क्या हो रहा है, हमको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने दो टूक जवाब दिया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरी कोई सुनता नहीं। फिर आनंदीबेन ने कहा कि फिर हमारे लेवल पे हम करेंगे सेटल, आप बीच में मत आइए। उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा। और ये सेटलमेंट चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जनरली मुख्यमंत्री, दोनों मिलके मजे ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, दोनों मिलके मजे ले रहे हैं। आनंदीबेन और जब ये मिलेंगे योगी आदित्यनाथ, तो यकीनन मैं एक बात बता दूं कि अमित शाह जी की नींद थोड़ी तो खलल पड़ेगा। क्या बात हो गई होगी, क्यों बात हो गई होगी। हालांकि विजिलेंस तो वहां पे भी होगा, मैं ये नहीं मानता कि सेंट्रल एजेंसीज का विजिलेंस वहां नहीं है, लेकिन पूरे राजनीति के कल जो घटनाक्रम थे उसमें तड़का तो लगा ही ना। और ये ऐसा नहीं था कि यूं चुपचाप जाके मिला है। क्या प्रयोजन था मुझे बताइए। हाँ। ऐसा कोई बिल था जिस पर डिस्कस करना था, या कोई ऐसा कोई इवेंट हुआ उसकी ब्रीफ करना था गवर्नर को। इतनी हॉट सिचुएशन में, इतनी फ्रिजाइल सिचुएशन में, कि जब कोई दिल्ली में बैठे ये कैबिनेट ले रहे, दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं है, अध्यक्ष आपकी दिल्ली में बैठ के प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं, सारे विधायक, कई विधायक कह रहे हैं कि बदलाव लाने की जरूरत है,
या 10 उपचुनाव के लिए उन्होंने कमेटियां बना के मैं बताता हूं जितवा के ये सारा हो हल्ला हो रहा है, संगठन बड़ा का सत्ता बड़ा, इसके ऊपर संघर्ष चल रहा है। इतने आपाधापी में जहां हर 5 मिनट में एक खबर थी कि ये प्रधानमंत्री के घर से बाहर निकले, इन्होंने ऐसा कहा, ये इधर गए, ये इधर गए, ये उधर गए, उसके साथ ये गया, इसके साथ ये गया, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। इतने वोलाटाइल सिचुएशन में यदि आप जाके गवर्नर से मिलते हो तो आपने उसमें और एक तड़का लगा दिया। और उससे हुआ क्या, दिल्ली अस्वस्थ हो गई। इन्होंने सोचा होगा कि यदि आप मेरे उप मुख्यमंत्रियों को बुला बुला के मुझे अस्वस्थ करने का प्रयास करते हो तो मेरे पास भी एक जगह है जहां मैं जाके यदि बैठ गया तो नींद आपकी हराम होगी। ये पोस्चरिंग था। और घंटे भर बैठे रहे, घंटे भर बैठे रहे। ये और योगी आदित्यनाथ से बहुत कई गुना ज्यादा राजनीतिक समझ आनंदीबेन पटेल रखती है। उनने गुजरात चलाया है। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो गुजरात वो चलाती थी, सारा पूरा सरकार वो चलाती थी। और सिर्फ ये जो सुपारी वाला काम है यदि बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड की बात है को, वो अमित शाह जी के पास था, वो गृह मंत्री थे। और अमित शाह जी की पकड़ गृह मंत्रालय पे दिल्ली में आने के बाद भी थी। इसका एक मैं आपको बताता हूं कि जब वहां पटेल आंदोलन हुआ और जो यंग पटेल लड़का जो उभर के ऊपर आया, हार्दिक पटेल के और आनंदीबेन के घर के संबंध मतलब वो बुआ मानता था, लेकिन पटेल आंदोलन में आमने सामने हो गए। फिर हार्दिक पटेल ने एक बार मुझे बोलते बोलते ये कह दिया कि ये तो हमें तो बीजेपी के ही दूसरे गुट से मदद मिल रही थी इस आंदोलन के लिए। लेकिन फिर उसका मत परिवर्तन हुआ, आनंदीबेन के प्रति वो सॉफ्ट कॉर्नर हो गए। तब मैंने पूछा क्यों, तो बोला मेरे आंदोलनकारियों पे गोलियां चली। तो बुआ ने मुझे इतना तो जरूर बता दिया कि बेटा मैं सब कुछ कर सकती थी, गोलियां नहीं चलाती। ये गोलियों के आदेश दिल्ली से आए, समझ जाते। तब मुझे ये समझ में आ गया कि मैं मोहरा बन गया कहीं। तो ये जो कहने का मतलब है, अभी तो वो बीजेपी में आया है हार्दिक। तब बड़े भाई कहता था हमको, अभी पता नहीं बात करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन तब की स्थिति और अब की स्थिति में बहुत फर्क है। अब दिल्ली में बैठ के सत्ता और संगठन दोनों में कब्जा अमित शाह के पास है। लेकिन जैसे मोदी बैठे हुए हैं, जैसे योगी बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री की चेयर पे, वैसे गवर्नर भी है आनंदीबेन पटेल, जो उनके काबू में नहीं। मतलब यूपी में कुल मिलाकर के 2 जगह पे, राजभवन और 5KD 5 कालिदास मार्ग, ये दोनों अमित शाह के लिए असहज करने वाली जगह हैं। देखिए अभी बीजेपी के राज में 2014 से मुख्यमंत्री और गवर्नर आमने सामने होते हैं। हाँ हाँ। ठीक है। ये पहला है कि जो मुख्यमंत्री दिल्ली के खिलाफ है वो गवर्नर के नजदीक है, गवर्नर के नजदीक है। हाँ। पहला एक बिरला उदाहरण। नहीं तो जो मुख्यमंत्री दिल्ली के खिलाफ, उसके खिलाफ गवर्नर, सीधा सीधा। हाँ। ये लेकिन एक बात, ये दिल्ली अभी ये हम एक पहलू था कि ठीक है चिढ़ा रहे हैं दोनों मिल करके, आनंदीबेन को भी पता रहा होगा कि किस एजेंडे से आ रहे हैं, 1 घंटा 1.25 घंटा बैठे रहो भाई, चलो बातचीत करते रहो। लेकिन केशव मौर्य लौट के गए तो बड़ा एयरपोर्ट पर, मैं इसमें एक घटना बताऊं, केशव मौर्य आज से नहीं 2017 के बाद से ये केशव मौर्य का तीसरा अटेम्प्ट है। और व्यक्तिगत रूप से जब जब मैंने कई लोगों से बात किया तो पिछले अटेम्प्ट्स में भी कहा गया था कि हाँ दिल्ली से उनके ऊपर हाथ रखा गया था।
इसके पहले जब अटेम्प्ट उन्होंने किया था, वो वक्त था जब विधानसभा के कॉरिडोर में 150 से ज्यादा विधायक बैठ गए थे अपने ही सरकार के खिलाफ, भाजपा के। और उसके बाद केशव आए दिल्ली, और बीजेपी के संगठन का एक बड़ा नाम, संगठन में करीब 3 दशक से काम कर रहे शख्स ने मुझसे कहा कि जब गए केशव मौर्य की ऐसे चल रहा है और ऐसे में तो साहब इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो उस समय संघ की तरफ से क्या था और क्या इंटरनल था, अमित शाह ने कहा कि ठीक है, इस्तीफा देना है तो दे करके चले जाओ। और केशव मौर्य का पूरा एक करीब वो 20-25 दिन लंबा मिशन फ्लॉप हो गया। आशीष जी, मैं एक थोड़ा सा और ऐड करूं तो केशव मौर्य का पहला मुख्यमंत्री बनने का मिशन तब था जब वो अध्यक्ष पद पे रहते हुए पार्टी जीत गई थी, जीत के आए तो वो दिल्ली आके गले पड़ गए थे कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनाओ। हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए थे, याद होगा आपको। लेकिन दिल्ली वालों ने तब सुनी नहीं, लेकिन एक सर पे हाथ रख के उनको चलो भाई चलो डिप्टी उप मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन बाबा जब बैठ गए गद्दी पे मुख्यमंत्री पद के, तो वहां पे मुख्यमंत्री क्या, वहां जब ऊपर दिल्ली वालों की कोई औकात नहीं रहेगी तो फिर उप मुख्यमंत्री की औकात क्या रही? बेचारे साइड पे पड़े रहे। अगली बार तो बाबा ने चुनाव ही हरवा दिया। तो ये बीच बीच में क्या है, देखिए दो बातें हैं आशीष। हमने इतने सालों से 30 साल हो गए हमको दिल्ली में इन तमाम विद्रोह को देखते हुए, अलग अलग राजनीतिक दलों में अलग अलग सरकारें गिरती है बनती। आपको मात्र सर पे हाथ रखने से काम नहीं होगा। आपकी लड़ाई किससे है और उसकी ताकत क्या है, ये जब तक आप आकलन नहीं करोगे। केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली के बजाय वो नागपुर के चक्कर काटते तो कुछ आसानी हो जाती। उन्हें दिल्ली को केशव ने एक और गलती उनको जिसने हाथ सर पे रखा है, जरा उसका भी अतीत देखना चाहिए था कि ये सब सर पे हाथ रखते हैं कब तक रखते हैं। मैंने वहां क्या कहा, यूज एंड थ्रो, ये पॉलिसी है गुजरात की। ऐसे कई यूज कर लिया, कई थ्रो कर लिया। आज हम ऐसे लोगों को हम जानते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी जनरल सेक्रेटरी थे तो उनके सगे हुआ करते थे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रचारक हुआ करते थे तो उनके घर में रुकते थे, पारिवारिक संबंध थे। आज पहचानता नहीं कोई उनको, क्योंकि तब जरूरत थी तब यूज कर लिया। आज तुम्हारी जरूरत नहीं है। रामविलास पासवान के बेटे को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, बंगला खाली करवा दिया। अरे बंगला ही रहने देते, उसके भाई पिता की ये थी भाई, मतलब पिता उसी बंगले से गए थे तो एक अटैचमेंट होता है। सांसद तो था ही, लेकिन कितना जिद्दी आदमी होगा कि उसके घर खाली करवा लिया भाई उससे, हाथों रात। और चाचाओं पे हाथ रख दिया। चाचा फूके हुए कारतूस निकले तो बेटे को गले लगा दिया। तब चाचा बड़े उचक रहे थे कि हम अरे भाई तुम्हारा यूज था, कर लिया। तब आपके पास सांसद थे, उठा के फेंक दिया। जनमानस बच्चे के साथ है, बच्चे को ले लिया। अजीत पवार के पास विधायक थे तो ले लिया। अब बातें हो रही है अजीत पवार को डंप करेंगे, जरूरत नहीं है। लोकसभा में कुछ भी नहीं मान ला पाया, क्या करें। अशोक चौहान जब आए तो उनका स्वागत किया गया बड़ा। लोकसभा के नतीजों के बाद अशोक चौहान नमस्ते नमस्ते करते रहे और उन्होंने देखा भी नहीं, उनकी तरफ बेइज्जत करके चले गए। यहां जब तक आदमी की उपयोगिता बनी रहे तब तक उसकी कीमत बनी रहे। आदमी ने इतिहास में क्या किया, आदमी आपके लिए भविष्य में क्या कर सकता है, इसका कोई हिसाब नहीं। वर्तमान में तू क्या है ये बता। अभी योगी के खिलाफ बोलने के लिए मुंह चाहिए, तो इन सबको लग रहा है कि हमको बुलवाया जा रहा है, मतलब हम बहुत बड़े हो गए। मैं आपको एक थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, लेकिन एक किस्सा सुनाता हूँ, पॉलिटिकल है, कि दर्शकों को भी मुझे लगता है हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र की बात है, राव साहब की सरकार थी। शरद पवार को वो दिल्ली में रक्षा मंत्री बना के लाए थे, महाराष्ट्र से अलग कर दिया था। और शरद पवार के विरोधी
सुधाकर नाइक को मुख्यमंत्री बना दिया था। ये शरद पवार के लिए बहुत असहाय बात थी और उसी सुधाकर नाइक से ये बुलवाया दिया कि भाई शरद पवार के अंडरवर्ल्ड के संबंध है औरंगाबाद की रैली में। मुख्यमंत्री ने कहा, सुधाकर नाइक ने दिल्ली के कहने पे ये बोला, मेरे ही जिले के थे, मैं जानता था उनको, बाद में बेचारे गवर्नर रहे और बहुत मतलब दुखी होके जिंदगी से चले गए। तब उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने बोला, आपने साहब ऐसी कैसी इतनी बड़ी बात कह दी, देश के रक्षा मंत्री के खिलाफ आप ऐसी बात करेंगे? अरे बोले इन्होंने कहा बोलो करके, इसलिए बोला मैंने। जब शरद पवार भड़के, ये क्या बात है, बोला इस मुख्यमंत्री का इस्तीफा लो। अरे आपके रक्षा मंत्री के खिलाफ ऐसा उलूल जुलूल बात कर रहा है। तो बोला हाँ, इस्तीफा एक ही कंडीशन पे होगा, आपको मुख्यमंत्री बन के जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको अब दिल्ली से निकालना था। दिल्ली वापस भेज दिया। इस पूरे इंस्ट्रूमेंट, पूरे इस शहमात में बलि किसका गया? सुधाकर नाइक का। सुधाकर नाइक, हाँ। पहले सुधाकर नाइक को उपयोग में लाया, शरद पवार को चेक करने के लिए मुख्यमंत्री बना। उनको लगा मैं बहुत बड़ा आदमी, फिर उनसे गलत ये बयान दिलवाया, फिर शरद पवार को वापस मुंबई भेजा, उनको गवर्नर बना दिया। और जब वो बोल रहे थे तो हमने कहा कि आपने, भाई आप तो बोल सकते कि आपके कहने पे तो मैंने कहा। तो बोला मैं मिला राव साहब से, राव साहब बहुत नाराज हो गए मुझसे। राव साहब ने कहा ये क्या बात कर दी आपने? मैंने बोला, बोले मुझे जितेंद्र प्रसाद का फोन आया था, उन्हें कहा था कि राव साहब का आदेश है कि आप ऐसी बात, इस बात को उठाइए जो औरंगाबाद की आप रैली करने जा रहे हो। तो मैंने उठाई। तो बोला मैंने तो कभी नहीं कहा जितेंद्र प्रसाद से। फिर ये जितेंद्र प्रसाद क्या गए? जितेंद्र प्रसाद बोले भाई तुम्हारी मेरी क्या दुश्मनी है, इनके कहने पे ही तो मैंने कहा होगा, मैं क्यों कहूंगा। आज तीनों नहीं है दुनिया में। ये बात एग्जैक्टली किसने किसके कहने पे कही इतनी बात पक्की है कि जितेंद्र प्रसाद ने फोन किया सुधाकर नाइक को, ये कंफर्म है। लेकिन इसका ओरिजिनल मालिक कौन है, ये बुलवाने वाला? ये तीनों के साथ बात ऊपर चली गई। तो ऐसा ही केशव प्रसाद मौर्य का उपयोग हो रहा है, ऐसा ही ब्रिजेश पाठक का कई बार उपयोग होता है, ऐसा ही ये जो विधायक को बोला जाता है, उनको लगता है कि योगी जी के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए मुझे चूज किया गया, आई एम द चोजन वन। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये सारी गंदगी आपसे करवा रहे हैं। कल योगी जी भारी पड़ गया तो ये बोलेंगे ले लो एक्शन योगी जी इन पे आप। ये बोलेंगे साहब आपने कहा, बोले पागल हो क्या, हमारे मुख्यमंत्री के बारे में हम कैसा कहेंगे ऐसा। ये भटकते फिरते फिरेंगे। इसलिए राजनीति में कहते हैं नेता जो अच्छा होता है वो जन की सुनता है और मन की करता है। और ये शह और मात में कई प्यादे मरेंगे, देखना आप। जब केशव प्रसाद मौर्य ये बात करते हैं कि संगठन सबसे ताकतवर है, सत्ता नहीं, तो क्या संगठन की ये डिसिप्लिन नहीं होती कि अपना आपसी विवाद पब्लिकली नहीं लाया जाता? ये जो छिछालेदर हो रही है बीजेपी के बीच में, इससे आपको लगता है कि बीजेपी का मत प्रतिशत बढ़ रहा होगा? यूपी में लोग हंस रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि यार इनको ना सत्ता पचती नहीं, सत्ता दे भी दो तो आपस में कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे हैं। इनको कोई, आप किस मुंह से राम की बात करते हैं बताइए? अरे तो मतलब इनको तो जब ये राम का नाम लेते हैं ना आशीष जी, मेरे राम का अपमान होता है। अरे सत्ता के लिए अपने पिता ने वचन दिया था अपनी सौतीली मां को, तो राम वनवास चला गया। और जब भरत को पता पड़ा कि मेरे मां के कारण गया, तो वो अपने बड़े भाई की पादुकाएं लेके आया। और पादुका रख के जब तक राम वापस नहीं आता, तब तक जंगल में जैसा वो रह रहा है वैसा जमीन पे लेट के, घास के गद्दे पे, मतलब वो घास डाल के नीचे लेट के एक वनवासी का जीवन जिया।
और भाई वापस आने पे वो राजकाज उसको वापस किया। ये रामायण है। सत्ता का लोभ रामायण में कहीं नहीं दिखता। लक्ष्मण ने ये नहीं कहा कि अरे मैं पूरे टाइम जंगल में रहा, मेरा शेर ज्यादा होना चाहिए, कतई नहीं। तो यदि आप इस कैबिनेट में हैं उप मुख्यमंत्री, तो आपकी स्थिति लक्ष्मण और भरत की है, या लक्ष्मण और भरत ही तीर मार रहे, रावण को छोड़ के राम को ही दे रहे धनाधन धनाधन धनाधन, और रामायण की बात करते हैं, राम की बात करते हैं। इनको तो राम, मतलब ये राम ने सही सजा दी इनको। भगवान राम को पता था कि क्या मेरा रामायण, क्या मेरा व्यक्तित्व, क्या मैं, और कितने घटिया लोग मेरा नाम उच्चारण कर रहे हैं, इनको जरा ठिकाने लगाना पड़ेगा कि वो है। रोज सरकार नहीं चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा है। अभी 2-3 महीने में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये सब यूपी में हुआ। इसके पहले यूपी में कुछ भी नहीं हो रहा था। यूपी में जो आप लोग आज बोल रहे हो, वो हम लोग पहले दिन से चिल्ला रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था का प्रॉब्लम है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, यूपी में भ्रष्टाचार चरम पे है, यूपी में ठाकुरवाद चरम पे है, थानों पे काम नहीं होते, बगैर पैसे के काम नहीं होते, अधिकारियों के भरोसे प्रदेश चल रहा है। जब हम बोल रहे थे तब हम नालायक थे, हम कांग्रेसी हो गए थे, हम पाकिस्तानी हो गए थे, हम चाइनीज हो गए थे। तब हम सवाल पूछे तो तब हम गलत थे। और आज आप वही बोल रहे हो जो हमारे पुराने वीडियो उठा के तो नहीं बोल रहे हो क्या बात? क्योंकि 2014 के बाद के ये जो आपदा आई है बीजेपी पे, इसमें अवसर ढूंढाया जा रहा है। योगी को निपटाओ। फिर योगी को निपटाने के लिए वो तमाम आरोप लग रहे हैं जिनको ये डिफेंड किया करते थे एक जमाने में सरकार पे। यदि सरकार ठीक नहीं चल रही है तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैबिनेट की। जितना योगी जी पे आता है उतना उप मुख्यमंत्रियों पे भी आएगा। हाथ नहीं साफ कर सकते कि सरकार की बात करें तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी, और लाल दिए की गाड़ी में घूमने हो तो फिर हम जी, पाठक जी भी और मौर्य जी भी। ऐसा थोड़ी चलेगा जी। नहीं, मौर्य के साथ, भाऊ मौर्य के साथ मेरी थोड़ी सी संवेदना है। पिछला जब मिशन 17 से 22 का था इनका, जब दूसरी बार मतलब इन्होंने पूरी ताकत झोंकी, करीब करीब 25 दिन हर दूसरे दिन दिल्ली रहते थे। तो इनके जो बहुत करीब, मतलब सबसे करीब मैं कहूं तो सबसे करीब जो 2-3 लोग हैं, वो जब दिल्ली आते थे तो कहते थे बस 2 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है, इस बार लौटेंगे केशव जी तो सब कुछ अपने हाथ में हो। फिर 2 दिन बाद लौट आते थे। और ये व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, जो बिल्कुल मतलब नेटवर्क में जुड़े लोग, तो हम कहते थे क्या हुआ, 2 दिन तो हो गया, भाई पूछो क्या है, हमको तो खबर चाहिए, हम तो खबर निकालने के लिए किसी न किसी को लगाते रहते हैं, पूछो। तो पूछा तो कहे नहीं, वो कहे हैं केशव जी कहे हैं कि अभी 2 दिन बाद फिर जाना है, अब की जब लौटेंगे तो एकदम बिल्कुल फाइनल करके लौटेंगे। बेचारे इतना आए गए, इतना आए गए, तो इसलिए संवेदना है कि पूरा मिशन, ये दिल्ली में जो दोनों बैठे हैं ना, सवाल इन पर है, इनके अंदर संवेदना नहीं है। नहीं ये केसों को तो इनाम दे देना चाहिए था, इतना इस्तेमाल किया। नहीं, देखिए मैं तो कहा हूं ना, जो यूज एंड थ्रो करते हैं उनको संवेदना कहां होती है। यूज एंड थ्रो, ये जो शब्द मैंने किया, उपयोग में ला और फेंक दो, ये जो काम है ये संवेदनहीनता का काम है। ठीक है, हमारे गांव में गाय बूढ़ी हो जाए, वांझ हो जाए, तो भी उसको खाना खिलाते हैं, बेचते नहीं कसाई के हाथ। ये उनमें से है कि भाई दूध तो देना बंद कर दिया, आप किस काम की, मेरे लिए क्या, मेरा क्या, मुझे क्या। दूसरी बात, केशव के साथ आपकी सिंपैथी, मेरी भी सिंपैथी है, लेकिन दूसरे कारण से। केशव जी जिस गणपति को गणपति समझ के परिक्रमा कर रहे थे, वो नंदी बैल थे। गणपति तो नागपुर में बैठे थे, नागपुर में प्रदक्षिणा करते हैं। देखिए, नागपुर में प्रदक्षिणा की तो बाबा मुख्यमंत्री बने,
और बाबा के जगह पे दोनों गुजरातियों का ही चलता तो क्या होता? मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री होते। केशव प्रसाद का तो पत्ता तब भी कट रहा था, वो तो कभी थे ही नहीं। केशव प्रसाद के जगह पे यदि मनोज सिन्हा उप मुख्यमंत्री होते और वो बोलते तो हम ये समझ सकते थे कि भाई बिल्कुल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते लेते उप मुख्यमंत्री बने इसलिए वो टीस है, लेकिन इनका तो कहीं नाम ही नहीं था। और जब उन्होंने देखा कि मनोज भी चुनाव हार गए तो अब एक काम करना पड़ेगा कि अब किसी को तैयार करना पड़ेगा बोलने के लिए, तो इनको उचका दिया। ये मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे, योगी जी भी जाएंगे तो दूसरा कुछ बनेगा। हाँ। तो ये वो लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका इनको कोई फायदा होने वाला नहीं। और योगी जी जाएंगे तो एक रबर स्टैंप आएंगे, और रबर स्टैंप आने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को गृह मंत्री भी बना दिया, तो उनकी स्थिति देवेंद्र फडणवीस जैसी होगी कि पुलिस इंस्पेक्टर का, सब इंस्पेक्टर का भी ट्रांसफर दिल्ली से होता है, वहां से नहीं। महाराष्ट्र की हालत में पहुंचा देंगे। ये दरअसल आज जो चर्चा थी वाकई अब दूसरे जंग जो है ना, जंग के कई युद्ध के कई फेज होते हैं। अब जो ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है ये नेक्स्ट फेज में जा चुकी है। हाँ। अलग अलग फेज में अलग अलग रणनीति होती है, युद्ध की रणनीति बदलती है फेज वाइज। तो अब ये दूसरे फेज में जा चुकी है। अब इस फेज में, पहले फेज में आपने देखा जुबानी जूतम पैजार, सब एक दूसरे से, आज ही देखिए, आज अभी वो जो फेज का एंड होते होते अभी देखिए, आज एक पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के पुत्र हैं, 7 बार के विधायक हैं, बता रहे हैं कि जो है योगी की पुलिस मुझे मरवाना चाहती है। अब इससे बड़ी बात क्या कोई कह सकता? उसी गोरखपुर के हैं, उसी गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह, उसी गोरखपुर की शान कहे जाते थे, गोरखपुर का गौरव वीर बहादुर सिंह, उन्हीं के पुत्र 7 बार के विधायक योगी आदित्यनाथ की पुलिस को कह रहे हैं, कह रहे चंदा इकट्ठा किया गया 1 करोड़ रुपए अब तक। तो तमाम ऐसे हालात हैं कि एक देखिए कितनी हास्यास्पद बात है। एक तो मुझे नहीं लगता कि 1 करोड़ जैसा पैसा कोई, मतलब इनको, इनकी सुपारी देने वाला भी इतना कंगला है कि उसको भी चंदा इकट्ठा करना पड़ रहा है। चंदा इकट्ठा करना पड़ रहा है। जो आदमी चंदा इकट्ठा करके करता होगा वो सुपारी तो वो देता है जिसके पास पैसा होता है। अच्छा, इनकी सुपारी देके फायदा किसको? सवाल यह है। इससे किसका नुकसान हो रहा है? सवाल दूसरा है। आप पिताजी के नाम की खा रहे हो, 7 बार के विधायक हो, शांत पड़े हो, लेकिन योगी का लॉ एंड ऑर्डर खराब है ये बताने के लिए एक और जबान चाहिए, तो स्क्रिप्ट कहीं से लिख के आई, बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। और अब ठाकुर वही कह रहे हैं कि ठाकुरों में मोती सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, फतेह बहादुर सिंह, मतलब अब बेसिकली भाजपा के इस अंतर द्वंद में, इस युद्ध में असली सोशल इंजीनियरिंग दिख रही है भाऊ। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे एक शो में। देखिए सोशल इंजीनियरिंग, एक मुद्दा सोशल इंजीनियरिंग और बीजेपी पे बनता है। भाजपा के अंदरूनी जूतम पैजार में सोशल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना, जहां पर ठाकुर ब्राह्मण, वहां पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब जंग अगले फेज में आ रहा है, रणनीति बदलेगी, लेकिन जहां जहां ये लोग जाएंगे वहां वहां हम लोग भी कोशिश करेंगे, हमारी भी निगाह पहुंचे, हमारे भी निगाह वहां तक जाए ढूंढते हुए कि क्या चल रहा है भीतर खाने में। कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। दिल्ली तलब किया गया है, ये खबर है, ये खबर मिली है कि दिल्ली तलब किया गया है। अब चिढ़ाने के बाद दिल्ली तलब किए हो। अब वो कहते थे, हम लोग बचपन में खेलते थे, चलते चलते बता दूं, कहते थे ठेंगा ले लो, चिढ़ा देते थे। वो बच्चे छोटे छोटे अभी भी गांव में जाने पर कहते हैं टीली लीली, मतलब चिढ़ा दिए एक दूसरे को, टीली लीली। तो अब ऐसा तो नहीं कि लखनऊ चिढ़ा रहे थे, सामने बुलाया और दिल्ली सामने बैठ के चिढ़ाने लगे योगी जी। तो योगी आदित्यनाथ अमित शाह के सामने ही बैठ के कहीं चिढ़ाने लगे, तब क्या स्थिति होगी? खैर बुलाया है, अब बुलाया है या उन्होंने भी संदेश भिजवाया है कि देखो हम योगी को बुला करके यहाँ पे दुरुस्त करेंगे।
ये भी एक संदेश होता है। हाँ, दुरुस्त कहने कौन के होता है तो समय बताएगा। दुरुस्त कौन होता है समय बताएगा। और अगर 24 घंटे में कोई दुरुस्त हुआ तो कल दोपहर हम ही बताएंगे। कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।